तो पिछले क्लास को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का सेमेस्टर 3 का। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेपर ना इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। इस पेपर को हम लोग जनरली 11-12 में पढ़ते हैं तो मैथमेटिकल रीजनिंग के नाम से। यहाँ पे एक सबसे पहले हम एग्जाम्पल दे रहे थे, पिछले क्लास में भी इसके बारे में हम बात किए थे कि एक वर्ड था एंड, जिसका सिंबल क्या यूज कर रहे थे, ये। एक वर्ड था और, जिसका सिंबल क्या था, ये। इन सिंबल्स की मदद से फिर एक था इम्प्लीकेशन, किससे बन रहा था, इफ वाले से, कुछ इस तरीके से याद है, इफ सिंबल, इफ देन, ऐसे करके इफ देन से बना रहे थे, इसका सिंबल ये हो रहा था। बहुत से बुक्स में ऐसे भी रहता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक था इफ एंड ओनली इफ, जिसका सिंबल होता है, इधर भी इंप्लाई करेगा, बैक इंप्लाई, इसको बहुत से बुक्स में ऐसे भी मिल जाएगा आपको देखने को। तो हम लोग पिछले क्लासेस तक ये सीख चुके हैं कि इस तरीके से एंड का उपयोग करके, और का उपयोग करके, इस इम्प्लीकेशन का उपयोग करके, इसका उपयोग करके हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे हम लोग, कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे थे। एक एग्जाम्पल भी साथ साथ चलिए हम लेके चलते हैं। क्या एक एग्जाम्पल है, जरा देखिए कि x इज इवन देन x स्क्वायर इज इवन। लिखना नहीं है अभी, ठीक है, हम जब लिखवाएंगे तभी, जब बोलेंगे तभी लिखना, अभी नहीं। x इज इवन देन x स्क्वायर इज इवन, ये एक क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। अच्छा, क्या बोला गया, x इज इवन देन x स्क्वायर इज इवन, कि मतलब अगर x इवन है तो उसका स्क्वायर इवन होगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि ये जो हम बोल रहे हैं ये वैलिड है कि नहीं। अच्छा, ये वैलिड वर्ड से आप थोड़ा सा परिचित, इससे पहले से भी आप वैलिड वर्ड से परिचित होंगे, ठीक है ना। हम थोड़ा सा आराम आराम से ही लेके चल रहे हैं, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो जिनको मतलब ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये हमको पहले से आ रहा है, तो थोड़ा आप धीरज रखेंगे, बाकी को भी समझ रहे हैं। देखिए, आप लोग इसके बारे में जान रहे होंगे, वैलिड नहीं ऐसा कहते हैं कि थोड़ा वैलिड बोलिए। मतलब अगर हम ऐसा बोल दे कि हम आज ही सुबह एरोप्लेन उड़ा रहे थे, तो थोड़ा ये वैलिड तो नहीं लग रहा ना, कि वैलिड कैसे है, कल तक तो आप पढ़ा रहे थे, आज एरोप्लेन कैसे उड़ा रहे हैं आप। तो मतलब आप समझ रहे, वैलिड का मतलब है कि कितना सच्चाई है उसमें, कुछ समझ में आ रही है वैलिड। जैसे अभी हम बोल रहे थे कि आज सुबह हम प्लेन उड़ा रहे थे, तो ये वैलिड है ही नहीं। कल तो हम शाम को पढ़ा रहे थे, सुबह ही पढ़ा रहे थे, तो कहाँ से उड़ा सकते हैं। तो वही बात है कि ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं। वैलिड का मतलब आप समझ सकते हैं ट्रू से, कि सच है कि नहीं है। वैलिड का मतलब आप समझे सत्यता, सत्यता की जांच, वैलिडिटी अभी हम चेक करेंगे स्टेटमेंट का। तो ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, आप चेक करके देखिए। तो अब हम कुछ मेथड्स बताएंगे आपको कि कोई सा भी कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब एंड का लग के यूज हुआ हो, यहाँ पे इम्प्लीकेशन है ये कि इफ x इज इवन देन x स्क्वायर इज इवन, मतलब इफ देन वाला इम्प्लीकेशन है ये। मतलब कोई सा भी कंपाउंड स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, है ना, कि ये पूरा स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए तो कि ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है, वैलिड है कि नहीं है, यस और नो, इसी में आंसर चाहिए मुझे, यस और नो में। ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है, बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है, बताइए। हाँ, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं है संगीता, यहाँ पे बताइए कि ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है, बताइए। ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं। चलिए सबका जवाब आ रहा है वैलिड है। अच्छा, किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा समझने में तो पूछ सकते हैं आप कि हाँ समझ नहीं आया, तो हम दूसरा एग्जांपल देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये वैलिड है, हाँ वैलिड है, गुड। तो ये स्टेटमेंट वैलिड है। अच्छा, अब हमको आप लोग ये बताइए कि आप कैसे पता कि ये वैलिड है कि नहीं। चलिए बस सुनिए ध्यान से। हम अगर बोले कि हमको पक्का उम्मीद है ऐसा है कि आप इसको सोच रहे होंगे दिमाग में, इवन का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम फिर से बता दें। इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या। इवन का मतलब होता है सम संख्या, है ना। इवन नंबर का मतलब सम, सम संख्या, है ना। इवन नंबर मतलब सम संख्या। सम संख्या क्या बोलते हैं जिसको, जीरो, जीरो भी इवन नंबर होता है। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, आपको पता है जीरो को भी इवन बोलते हैं। जीरो के बाद इधर -2 भी जाइएगा तो 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, -1 टाइम्स में, -4, -6, ये सब इवन है। तो फिलहाल अगर आपको बस इतना बोला जाए कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, दिस इज इवन नंबर, सम संख्या है। और अब यहाँ पे क्या बोला गया था, अभी जो हम आपको स्टेटमेंट दिए थे, लिखना कुछ नहीं है अभी, समझना है सिर्फ। हम बोले हैं कि इफ x इज इवन, कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा। तो आप पक्का ही ये किए होंगे
कि कोई एक इवन नंबर सोचे होंगे आप, हो सकता है आप सोचे होंगे 2, फिर देखा कि अच्छा इवन है, इसका स्क्वायर करिए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 भी इवन। फिर दूसरा इवन सोचे होंगे आप कि चलिए 6 एक इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करिएगा तो कितना 6 6 36, 36 भी इवन होता है, 2 से कट रहा है। तो यही ना, तो आप जो चेक किए कि ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, आप सब बता रहे थे, आप सारे बच्चे बता रहे हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट वैलिड है, तो आप कैसे बता पाए वैलिड है? तो आपने जो मेथड का यूज किया, कुछ तो चेक करने के लिए बोले हैं ना मेथड, कुछ तो चेक आप कर रहे थे, कुछ कोई तो तरीका था आपके पास। जैसे अभी हम बता रहे थे कि हाँ जी 2 का था इवन, 2 का स्क्वायर किया तो इवन, चार एक दो एग्जाम्पल हम चेक कर लिए। तो जो मेथड से आपने बताया ना कि ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है, आपने बताया कि स्टेटमेंट वैलिड है, जिस मेथड का उपयोग करा आपने उसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल मेथड। क्या बोलते हैं? काउंटर एग्जाम्पल मेथड। कि हाँ भाई एग्जाम्पल दे दिए हम, क्या हम एग्जाम्पल दे दिए कि हाँ 2 एक इवन है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, 4 आ रहा है वो भी इवन, मतलब 2 इवन तो उसका स्क्वायर इवन, 4 इवन तो उसका स्क्वायर इवन, 6 इवन तो उसका स्क्वायर इवन, 8 इवन तो उसका स्क्वायर इवन। तो मतलब हम एग्जाम्पल की मदद से इसको बता पा रहे हैं कि हाँ ये वैलिड है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा था कि हम बता पा रहे हैं कि हाँ ये एग्जाम्पल की मदद से हम चेक किए कि वैलिड है कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं कौन सा मेथड? इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर एग्जाम्पल मेथड। इसका काउंटर एग्जाम्पल नहीं, सीधा एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल मेथड बोलेंगे या डायरेक्ट मेथड भी बोलेंगे, आगे समझाएंगे, एक एक करके हम बताएंगे। अच्छा अभी तो एग्जाम्पल पे आप बात कर रहे थे, अगर हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दें जिसमें अंतरिक्ष का बात हो रहा हो, या फिर कुछ ऐसा बात हो रहा हो कि मान लीजिए कि कोई एक दवा है ए, ठीक, कोई पॉइजन मान के चलते हैं, ठीक है, इसको खाने से ऐसा हो कि मान लीजिए कि ऐसा किसी का पेट खराब हो जाता हो, ठीक है, कि एक कोई दवा ऐसा है जिसको खाने से किसी का पेट खराब हो जा रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या है कि कुछ ऐसा कि इसको खाने से तो देन क्या होगा, पेट खराब होगा। तो क्या इसको हम चेक करेंगे? जैसे अभी एक तो हमारे पास था स्टेटमेंट, इससे पहले क्या था, एक्स अगर इवन हो तो उसका स्क्वायर इवन होगा, तो वहां तो हम चेक कर लिए। अब क्या ऐसा सिचुएशन हो या कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हार्मफुल हो हमारे लिए, तो क्या हम उसको टेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। अब मान लीजिए ऐसा, ये तो हम लोग कोई खाएगा नहीं जानबूझ करके, है ना। तो ऐसे बहुत ज़्यादा सिचुएशन आता है कि हम जहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हम कैसे चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं, है कि नहीं? उस समय फिर कैसे चेक करेंगे वैलिड है कि नहीं? तो इस तरीके से स्टेटमेंट का वैलिडिटी कि वो सही है या नहीं है, कुछ मेथड्स होते हैं, आइए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और लिखते हैं कॉपी में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो पिछले में हमने देखा था, चलिए ठीक है, तो अब सबसे पहले लिखिए, आप लोग हेडिंग बनाइए, लिखिए वैलिडिटी ऑफ अ स्टेटमेंट, वैलिडिटी द स्टेटमेंट या वैलिडेटिंग, वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट, वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट। वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट। तो किसी भी स्टेटमेंट का वैलिडिटी चेक करने के लिए कुछ कुछ मेथड्स हैं जो हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो है स्टूडेंट, वो है एक डायरेक्ट मेथड, नंबर 1, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम्स में, मतलब मैथमेटिकल वाले एग्जाम्स में इतना टिपिकल नहीं पूछेगा। अब जो 11 में साइंस वगैरह से लेकर के पढ़े होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से जो लोग होंगे, उन लोगों को एक पढ़ाया जाता है मैथमेटिकल रीजनिंग, एक पेपर होता है, उसमें ये सब बताया जाता है स्टेटमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग को इतना टिपिकल नहीं पूछेगा, पर फिर भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किसी भी स्टेटमेंट का वैलिडिटी जो है उसको चेक करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं। तो एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, जैसे वो हम डायरेक्ट देख पा रहे थे कि हाँ जी सब एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर जा रहा है। एक एग्जाम्पल अभी देख रहे थे ना हम लोग, ये वाला एग्जाम्पल, कि अगर x इवन है तो हमारा x स्क्वायर भी इवन होगा। तो हम एकदम एग्जैक्टली सीधा सीधा देख पा रहे हैं, हर एक एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी इवन लीजिएगा उसका स्क्वायर इवन होगा ही होगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, कि सीधे से हम देख के पता कर लिए, हाँ डायरेक्ट मेथड। अब एक होता है डायरेक्ट मेथड से आप चेक कर पाते हैं कि वैलिडिटी मतलब स्टेटमेंट है कि नहीं। दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, नंबर 2,
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे क्योंकि ये सब एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा कि ये मेथड क्या है, बस थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे रहे हैं। तो इसका मुझे उम्मीद है कि आप डायरेक्ट मेथड समझ पा रहे होंगे। डायरेक्ट मेथड का मतलब कि सीधा सीधा हम देख करके बता पाए कि सारा एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा हो तो हम लोग बात कर पाएंगे। देखिए एक थोड़ा सा हम आपको और कुछ आइडिया देते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आइए। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले ना ये बेसिक बात है, जो लोग मान लीजिए कि जिन्हें दिक्कत हो रहा है वो लोग कॉपी के लास्ट में या फिर कॉपी में एक ऐसे घेरा लगा करके बॉक्स बना करके इसको लिख लीजिए। क्या जी, हम अभी इन सब चीजों का यूज करेंगे। किसका किसका यूज करेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है रियल नंबर? आप सबको पता होगा कि नंबर लाइन, ये भी आपने सुना ही होगा। नंबर मतलब कि जितने भी नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं। आपको पता है नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होता है, आगे बढ़िएगा तो 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। अब 0 के बाद 0.1, 0.01, 0.00, बहुत सारा नंबर है, इधर बहुत सारा नंबर है। और इधर जाइएगा तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस पूरे नंबर लाइन पे कहीं अंत होगा क्या? नहीं, इधर चलते जाएगा, इधर चलते जाएगा। इस पूरे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर रखे जाते हैं तो उसको रियल नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका भी हम उपयोग करेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह में। आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। और रियल नंबर्स के बाद थोड़ा सा हम आते हैं आगे। अब थोड़ा इवन इंटीजर्स के बारे में पहले समझ लीजिए। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, है ना। पूर्णांक क्या होता है ये? तो इसमें क्या होता है कि जैसे 1, 1, 2, 3 डॉट 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 आगे तो जाता ही है, फिर 0 भी होता है, फिर -1, -2 डॉट 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 इधर। इस पूरे कलेक्शंस को हम इंटीजर बोलते हैं, है ना, पूर्णांक बोलते हैं। आगे इसका जरूरत पड़ेगा। अच्छा, अब एक होता है इवन, जान ही रहे होंगे आप लोग। इवन नंबर, इवन नंबर को बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या में क्या होता है? वैसा नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो, जिसमें आप 0 भी 2 से पूरा पूरा भाग लगता है, +2 भी लगता है और -2 भी। तो प्लस -2, देखिए 2 चीज लिखा हुआ है, +2 भी -2 भी, +-4, +-6 एंड सो ऑन। दिस इज इवन नंबर। ये जो कलेक्शन है इवन नंबर का कलेक्शन है। अब ऑड नंबर क्या होता है? सबको पता ही होगा। ऑड नंबर को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। ऑड नंबर क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ये क्या होता है? 1, फिर +-3, फिर +-5 एंड सो ऑन। मतलब समझिए प्लस माइनस में, मतलब कि देखिए यहाँ पे प्लस माइनस मतलब 1 भी ऑड है और -1 भी ऑड होता है, फिर +3 भी ऑड है, -3 भी ऑड होता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं विषम संख्या। ये बात क्लियर है? अब एक हम आपको वापस से एग्जाम्पल जो हम यहाँ पे समझा रहे थे कि भाई किसी भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, उसका वैलिडेटिंग जो है, वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, एक मेथड था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को एक छोटा सा एग्जाम्पल से भी हम समझा भी रहे थे आपको कि अगर नंबर 1 एग्जाम्पल लिख सकते कि x इज इवन, इफ, इसको लिखना नहीं है, इफ x इज इवन देन x स्क्वायर इज इवन। आप देख पा रहे हैं, आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं। इस स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि अगर आप ऐसा ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है कि नहीं, मतलब इवन लीजिए ये हो रहा है कि नहीं। दिस इज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपको चेक करना होगा कि सारा ये एग्जांपल सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2 इवन है, उसका स्क्वायर इवन होगा कि नहीं, 4 इवन है, उसका स्क्वायर इवन होगा कि नहीं। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड पे काम करते हैं। अब ये आता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से भी हम पता कर पाते हैं कि स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं। बात समझे? ये अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट कि एक कहीं सड़क है, इस सड़क वाले एग्जांपल से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को। देखिए जैसे मान के चला जाए कि हम ये इस सड़क से ऐसे जा रहे हैं, ये हमारा सड़क है, ये हमारा रास्ता है, और आगे गए यहाँ पे एक मोड़ मिल गया और इस मोड़ से इधर रास्ता गया हुआ है और ऐसे गया हुआ है, ऐसे सड़क है। तो हम यहाँ से इधर चलना शुरू किए, ठीक है, और हमको ये पता है कि इस
रास्ते में या तो मेरा दोस्त का घर इधर है या तो मेरे दोस्त का घर इधर है, इसको समझना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझने के लिए। क्या बोले कि एक सड़क था, आगे यहाँ पे कोई मोड़ है, ठीक है, मान लीजिए कि धनबाद का ही कोई बैंक मोड़ है या कोई एक मान लीजिए बोकारो का ही नया मोड़ मान लेते हैं। तो यहाँ से ये कोई मोड़ है, हम यहाँ से गए और हमको ये पता है कि मेरा दोस्त का घर या तो इधर हो या तो दो ही रास्ता ही है, दो ही ऑप्शन ही है। तो हम क्या किए, इधर से गए 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 और इधर चल गए। कहाँ चल गए हम, इधर गए और देखे कि रास्ता खत्म हो गया लेकिन मेरा दोस्त का घर नहीं मिला। तो मेरे दोस्त का घर किधर था, समझे, फिर से सुनिएगा बात को। यहाँ से हम गए यहाँ पे मोड़ पे और हमको पता है, पक्का पता है कि या तो मेरे दोस्त का घर इस रास्ते में होगा या तो इस रास्ते में। तो हम इस रास्ता को चुन लिए और यहाँ पहुंचे, इधर पूरा पहुंच गए, पता चला इधर नहीं है। तो हम बिना गए उधर बोल पाएंगे कि मेरा दोस्त का घर उधर था। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम सही नहीं प्रूफ करते हैं, हम ये प्रूफ कर देते हैं कि इधर वाला गलत है, मतलब वो ऑब्वियस है सही हो जाएगा, समझे। तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो उम्मीद है कि आप एग्जाम्पल को करेक्ट कर पा रहे होंगे कि हम इधर से जा रहे थे, मेरा दोस्त का घर या तो इधर था, हम इस रास्ते से चले गए, देखे कि इधर नहीं है मतलब पक्का उधर ही होगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है ये। अभी एग्जाम्पल लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे इस चीज को। अब तीसरा होता है क्या, अभी एक एक करके हम लोग सबको चर्चा करेंगे, एक एक सब पे बात करेंगे। तीसरा होता है काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल जो होता है ना कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ही आ जाता है। काउंटर, काउंटर का मतलब कि जो बोला जा रहा है उसको काउंट कर ले जाए, मतलब काउंटर कर देना, है ना। तो देखिए काउंटर एग्जाम्पल इसी में कंसिडर कर सकते हैं या अलग भी दे सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल मेथड। और नंबर 4 है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। अब ये जो है ये सब मेथड्स, और भी कुछ कुछ मेथड्स है, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्शन लिख दिए, काउंटर लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख दिए, चारों लिख दिए। अब एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम चारों ही मेथड से आपको समझाएंगे, ठीक है। हम चारों ही मेथड से आपको समझाएंगे एक एग्जाम्पल्स में कि भाई ये स्टेटमेंट वैलिड है नहीं है, ठीक है। अच्छा ये होने के बाद थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग थोड़ा सा नोट लिख लेते हैं। नोट आप लोग को भी कॉपी में ये नोट लिखना है। क्या लिखना है, और ये आप लोग पिछले क्लासेस में भी लिखे भी थे, क्या जी, कि देखिए नोट नंबर 1 में कि P एंड Q, P एंड Q ये स्टेटमेंट याद करिए। P एंड Q क्या था, P एंड Q आप जान ही रहे हैं कि P को स्टेटमेंट है, Q को स्टेटमेंट है, तो यहाँ एंड लगा हुआ है। तो P एंड Q ये ट्रू कब होगा, ये पूरा स्टेटमेंट वैलिड कब होगा, जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो। याद आ रहा है ये। तो चलिए इसको हम लोग नोट नहीं करके, चूंकि हम लोग लिख चुके हैं तो इसके बारे में बस हम आपको समझा रहे हैं, लिखिए मत, रहने दीजिए। P और Q के बारे में आप जान रहे हैं कि P एंड Q से अगर कंपाउंड स्टेटमेंट बना हो तो इसको ट्रू होने के लिए इसको भी ट्रू होना पड़ेगा, इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। P और Q के लिए कोई एक ट्रू हो गया, कोई एक ट्रू हो गया तो काम हो गया। तो ये सारी चीज आप लोग चूंकि जान रहे हैं तो नोट नहीं रहने देते, सीधे एग्जांपल पे बात करते हैं। आइए, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे इसीलिए हम डायरेक्ट एग्जांपल पे करते हैं। क्वेश्चन है देखिए, चेक द वैलिडिटी, check the validity of the given statement of the given statement by कौन कौन सा मेथड, बाय नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से, और नंबर 2 किस और दूसरे कौन मेथड से, डायरेक्ट मेथड के बाद फिर आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, और नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 है बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड, बाय
बाय कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड से। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा धीरज रखते हुए हम लोग चलेंगे और इस एग्जाम्पल को अगर समझ गए आप लोग तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम एक बार देख लेते हैं। क्लियर सबको? सर सब स्किप हो जा रहा है। एक मिनट। तो चलिए स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन करवा दें। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी स्टेटमेंट हो, कंपाउंड स्टेटमेंट, तो कोई सा कंपाउंड स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं। अभी जो शुरुआत में आपको एग्जांपल बता रहे थे तो बहुत सारे कंपाउंड स्टेटमेंट अभी मैंने आपको बताया। तो कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं उसको चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ 3-4 मेथड्स है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, कि कोई भी स्टेटमेंट अगर कंपाउंड स्टेटमेंट आपके पास दिया हुआ है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम ये बोल दें कि धनबाद इज कैपिटल ऑफ झारखंड, धनबाद इज कैपिटल ऑफ झारखंड एंड रांची इज कैपिटल ऑफ झारखंड एंड रांची इज कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया लिख देते हैं। चलिए तो अब स्टेटमेंट तो है नो डाउट, ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट के वैलिडिटी के बारे में आप क्या बोल पाएंगे बताइए? तो इसके वैलिडिटी के बारे में आप क्या बोल पाएंगे? आप देखेंगे कि धनबाद इज कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी धनबाद इज कैपिटल ऑफ झारखंड, पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो है बट फॉल्स है। रांची इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी फॉल्स है। तो मतलब फाइनली पूरा स्टेटमेंट क्या बनेगा? इसका वैलिडिटी नहीं है, मतलब नॉट वैलिड। ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। क्या बोलेंगे कि ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड है ये। तो उसी तरीके से किसी भी स्टेटमेंट का, मान लीजिए थोड़ा और कठिन सा स्टेटमेंट दे दिया जाए, उसके बारे में पता करना हो कि वो वैलिड है कि नहीं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट मेथड से डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि हाँ ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो हम बोल पा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। उस तरीके से किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है। जैसे डायरेक्ट मेथड से हम चेक करके बता पाते हैं कि वैलिड है कि नहीं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अभी समझा रहे थे आपको। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को ही बहुत जगह पर काउंटर एग्जाम्पल मेथड भी बोलते हैं। और फिर एक है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। आइए एक एग्जाम्पल है आपके सामने। बोला जा रहा है चेक द वैलिडिटी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट बाय डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड लगाइए इसमें और बताइए कि ये वैलिड है कि नहीं। दूसरा बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी लगाइए इसमें और बताइए कि वैलिड है कि नहीं। तीसरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड भी लगाइए और बताइए कि ये वैलिड है कि नहीं। आपको चेक करके बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का जब भी आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट का कंपोनेंट होना चाहिए। तो हियर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है, चलिए ठीक है, नॉट वैलिड, वैलिड, फॉल्स सब लोग अपने हिसाब से आंसर कर रहे हैं, पर यहाँ पे सुनिए तो थोड़ा यहाँ पे क्या बात हो रहा है। जैसे इससे पहले तक अभी तक हम जो एग्जाम्पल लेते रहे थे कुछ ऐसा एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल याद है क्या? इफ x is even then x square is even। चलिए फोन है, इनको हम रिसीव कर लेते हैं। हाँ हेलो। जैसे एक एग्जांपल दे रहे थे कि x इज इवन देन x स्क्वायर इज इवन। कितना सिंपल सा एग्जांपल था कि हाँ जी अगर ऐसा होता है, आप इसको इवन ले करके देखिए ना, x इवन लेके देखिए, इसका स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 आता है, वो भी इवन होता है। 4 लेकर देखिए, मतलब ई लीजिएगा तो वो होगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पे था इफ x इज इवन देन x स्क्वायर इज इवन, ये एक स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट का कंपोनेंट क्या होगा? तो इसका कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा x इज इवन, दूसरा कंपोनेंट होगा x स्क्वायर इज इवन।
कंपोनेंट का मतलब कंपोनेंट स्टेटमेंट, पिछले क्लासेस तक भी हम लोग सीखे थे कंपोनेंट कैसे लिखते हैं। तो देखिए हेयर अगर हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट कौन है, पी कौन है यहाँ पे हमारा पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला चीज है कि यदि ऐसा लेते हैं आप, ये इक्वेशन आप लेते हैं तो आपके पास x का वैल्यू 0 आएगा, यही ना बोला गया, p हो गया एंड हमारे पास यहाँ पे q कितना है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो कितना है, x इक्वल टू 0। तो जब भी आपको वैलिडिटी चेक करना हो तो हमेशा हम कंपोनेंट निकाल लेंगे, क्लियर, कंपोनेंट निकालेंगे। अब इसके बाद नंबर 1 क्या बोला गया था, डायरेक्ट मेथड से चेक कीजिए, डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट इसको समझना है कि डायरेक्ट मेथड था क्या, डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है, तो डायरेक्ट मेथड बोलता है कि अगर इधर वाला आप ले रहे हैं, बोल रहा था ना कि इफ एक्स इज इवन देन दिस, मतलब इसके होने से ये होना चाहिए, तो हम लेके चलते हैं इसको, हम इसको मान के चलते हैं, मतलब मान लेते हैं कि इवन है तो उसका स्क्वायर इवन हो रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे। कोई देखिए कि एक्स अगर इवन आप मानते हैं तो देखिए उसका स्क्वायर इवन हो रहा है कि नहीं, अगर इसको मानने से ये हो जा रहा है मतलब हाँ ये वैलिड हो गया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो उस तरीके से ही हमको क्या दिखा रहा था कि इफ दिस इज इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 0 होगा, तो हम इसको मान के चलेंगे और देखते हैं कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर इसको मान के चलते हैं और आंसर 0 आ जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि वैलिड है, इसके होने से ये होने लग रहा है। तो चलिए हम मानते हैं, डायरेक्ट मेथड में क्या मानेंगे कि हम मान के चलेंगे कि चलिए लेट इसको मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं। डायरेक्ट मेथड तो यही ना था, बोलता था क्या कि इधर वाला मान के चलिए देखिए वो आ रहा है कि नहीं, तो डायरेक्ट मेथड में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 ले लिया। अब आपको पता है आपने 9 10th में तो सीखा ही होगा, दोनों में x दिख रहा है हमको, x कर लिए कॉमन, यहाँ पे एक दो x का पावर 2 मतलब 2 x है, यहाँ पे 1 x है, तो जब x कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 4 इक्वल टू 0। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इसका और इस पूरे का गुना 0 है मतलब दोनों 0 के बराबर होगा, मतलब दिस इंप्लाई दैट या तो x 0 के बराबर होगा या फिर ये चीज 0 के बराबर होगा या फिर x प्लस 4 0 के बराबर होगा। अब ये सब सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा, 9 10th में सीखा है आपने। हमने क्या करना था, डायरेक्ट मेथड से चेक करना था कि ये ट्रू है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, हम मान के चले कि चलिए ये चीज हो गया, जैसे अभी एग्जांपल में कैसे कर रहे थे हम लोग कि x इवन ले रहे थे और उसके बाद देख रहे थे उसका स्क्वायर इवन हो रहा है कि नहीं, तो उसी तरीके से हम इधर वाला ले लिए कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 हम ले लिए, अब देखते हैं कि वो 0 हो रहा है कि नहीं, x 0 हो रहा है कि नहीं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 मतलब क्या, दिस इंप्लाई दैट, ये क्या इंप्लाई करता है कि दोनों से x कॉमन करिएगा तो x प्लस 4 x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 2 का गुना 0 है मतलब x 0 या तो ये 0, और आपको पता है यहाँ से x तो 0 ठीक है, x 0 है यहाँ पे ठीक है, और यहाँ से x कितना हो जाएगा आपका, क्वेश्चन कुछ हम गड़बड़ लिखे हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x है क्या, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब में से एक एक्स बाहर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 होगा, और यहाँ पे कितना है x का पावर 3 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ एक्स क्यूब प्लस 4x बराबर 0, तब हमको यहाँ पे हम गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिए थे, पर कोई नहीं, तो हम इसको मान के चलते हैं कि लेट एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू 0, हम इसको मान के चलते हैं और देखते हैं उसको आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या बोले, दोनों में x था, यहाँ पे 3 गो x था, एगो बाहर के तो 2 गो बचा और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, और आप सब बच्चों को पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4। अब आपको पता है ये जो पार्ट है ना विच इज नॉट रियल, विच इज नॉट रियल, आप सबको पता होगा जो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह पढ़े होंगे, आयोटा के बारे में जान रहे होंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या, कोई भी नंबर ले लीजिए चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लीजिए, जैसे 1 स्क्वायर करिए 1 आएगा, 2 स्क्वायर करिए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर करके देखिए आप कितना आएगा, -2 इंटू -2 4। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, बट यहाँ तो आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, मतलब ये चीज क्या है, नॉट रियल है, आयोटा आ जाएगा इसमें, ये रियल नहीं है मतलब ये चीज नहीं है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो आ कितना रहा है, एक्स इक्वल टू 0, तो ये अगर 0 ले रहे हैं तो क्या फाइनल हो रहा है, एक्स इक्वल टू 0। तो मतलब इसको अगर मान रहे हैं आप, मतलब इसको अगर आप मान रहे हैं, इधर वाले को मान रहे हैं, तो ये आ जा रहा है, एक्स इक्वल टू 0 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो वैलिड है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड, देयरफॉर
तो देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आप दिमाग में ये आ जाए कि अब हम मैथ्स वगैरह पढ़ाने लग रहे हैं। हाँ पूछिए, डाउट क्या है? पूछिए पूछिए, डाउट क्या है, पूछिए क्या डाउट है, पूछिए। देखिए अब ये तो टॉपिक आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, कि वैलिड मतलब स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, कैसे चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे तो चूंकि एक्स इवन था, एक्स इवन तो उसका स्क्वायर इवन, ये जस्ट एग्जांपल ना बता रहे थे हम कि अगर ये हो रहा है तो ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट एक स्टेटमेंट बन गया है। अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम चेक कर रहे थे कि वैलिड है कि वैलिड नहीं है। तो किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि वो स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, क्या करना पड़ता है? एक मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये बोलता है कि इधर वाला मान रहे हैं तो देखिए वो आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम मान लिए कि लेट दिस इज इक्वल टू जीरो, हम मान लिए कि लेट एक्स क्यूब प्लस 4x इक्वल टू जीरो, हम इसको माने। और आपको पता है ना यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स कॉमन कर लिए इसमें से, तो क्या गो बचा, एक्स का पावर 2 गो बचा, एगो बाहर गया है तो यहाँ से एगो बाहर गया तो बचा सिर्फ 4। अब ये और ये पूरा दोनों मिल करके गुना होगा कि जीरो हो रहा है, इसका मतलब या तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा या पूरा ये चीज जीरो के बराबर होगा। एक्स इक्वल टू जीरो रहने दीजिए, इधर एक्स का पावर 4 प्लस 4 उधर गया तो -4। आपको पता है किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, मीन दिस इज नॉट रियल विच इज नॉट रियल, तो ये नहीं है, मतलब फाइनली यही है। तो ये चीज हम लिए जीरो के बराबर तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब ये होता है कि हाँ चीज ये लेने से ये आ जा रहा है, जैसे एग्जांपल में समझा रहे थे कि एक्स इवन लेने से उसका स्क्वायर इवन हो जा रहा है, मतलब ये वैलिड है। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये लेने से ये आ जा रहा है, मतलब ये वैलिड स्टेटमेंट है, तो लिखा हमने देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड। तो चलिए बताइए कमेंट करके कहाँ कहाँ पे डाउट्स है, किनको किनको समझ में आया, किनको नहीं आया, ये भी बताइए जल्दी से। इमेजिनरी, हाँ गुड। चलिए मैथ्स वाले बच्चे तो भाई ठीक है। क्लियर तो है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 समझ आया, पर एक्स इक्वल टू जीरो समझ नहीं आया। अब देखिए ये सब तो हम लोग 7 क्लास में ये सब समझे हैं ना हम लोग, कि यहाँ पे कैसे हुआ। देखिए कहीं पे ये इस चीज को हम लेके समझाते हैं, देखिए जरा ध्यान से। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है ना, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पे होगा क्या कि किसी भी दो चीज का प्रोडक्ट मतलब गुना, कि ये एक्स गुना में ये ना पूरा चीज है, मतलब ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो ये चीज और ये दोनों मिलकर के जीरो के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि या तो ये जीरो के बराबर होगा, एक्स जीरो के बराबर होगा, या फिर ये पूरा चीज जीरो के बराबर होगा। तो वही लिखा गया कि ये दोनों का गुना जीरो के बराबर हो रहा है, तो ये तो हम लोग मैथ में सीखे हैं, या तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा या फिर ये पूरा चीज जीरो के बराबर होगा। तो अब हम ये x इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं और ये पूरा चीज जीरो के बराबर, तो +4 कर गया तो -4 हो गया, x इक्वल टू जीरो या फिर ये इक्वल टू जीरो। तो चूंकि ये तो पॉसिबल है नहीं रियल वाली बात में, तो इसीलिए सिर्फ यही होगा, तो इसलिए ये लिए जीरो तो ये जीरो हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए सब लोग बताइए सबको समझ में आया कि नहीं। चलिए सब लोग बताइए कमेंट करके समझ आया कि नहीं। चलिए निशा आपको समझ में आया, और निशा इसको समझने के लिए इससे पहले के सारे लेक्चर्स आप कंप्लीट करके रखें, तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग को उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या ये सब मेथड्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो बस यही आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही समझिए, है ना, नहीं तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड ये होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम बता देंगे, क्योंकि आपको आपके सिलेबस में यहाँ पे देखिएगा, देखिए आप लोग कहेंगे तो हम बता देंगे। यहाँ पे बीबीएमक्यू वाले सिलेबस में देखिए, जहाँ पे बताया गया है आपको कि आपको वैलिडेटिंग स्टेटमेंट पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद वैलिडेटिंग स्टेटमेंट यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। वैलिडेटिंग स्टेटमेंट आपको पढ़ना है ना, वैलिडेटिंग द स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, इसके बारे में तो पढ़ना है आप लोग को।
देख रहे हैं ना, सिलेबस में तो है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे चलिए, गुड़िया गुप्ता, आपको समझ में आया ये बात कैसे यहाँ पे बताया गया है, किस तरीके से? एक यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन था कि यदि ये जीरो है तो x इक्वल टू जीरो होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, है ना, क्योंकि वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। और आप देखिए, इसी सिर्फ छोटा सा कि हमने लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ लिया, टोटोलॉजी पढ़ा, इम्प्लीकेशन पढ़ा, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा, कन्वर्स स्टेटमेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, फिर वैलिडेटिंग स्टेटमेंट लास्ट है। और इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में। यहाँ से 2 क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को धीरज रखना है, और फिर कहीं डाउट्स हो तो पूछना है, ठीक है? हम बताते हैं फिर अगला। तो इसी वाले क्वेश्चंस को हम लोग किससे पढ़े अभी? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि जो बोला जा रहा है वहां डायरेक्टली देखेंगे। बोला गया था कि यदि ऐसा है तो x जीरो होगा, तो हम मान के चले, चलिए ये वाला मान लेते हैं कि लेट दिस इज इक्वल टू जीरो मान लिए हमने, देखे x इक्वल टू जीरो आ गया, तो हम बोल पाए कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, दूसरा हम कौन से एग्जाम मेथड से करने वाले हैं? सेकंड बोल रहा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन अभी हम समझाए थे कि हम गलत रास्ता चुनेंगे और देखेंगे कि हम गलत पहुंच गए। जैसे कि एग्जांपल अभी हम समझा रहे थे, वो शहर वाला, जैसे इधर से हम जा रहे थे, सड़क वाला एक मोड़ था, फिर हम इस रास्ते चले गए थे। हम कौन सा रास्ता चले गए? ये वाला हम रास्ता चले गए। हम देखे किधर हमारा गलती हो गया, तो सही कौन था? ये वाला सही था। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कैसे काम करते हैं हम लोग। नंबर ये ऐसा, फिर क्या हम दे दिए हैं इसको, ठीक है? नहीं नहीं, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट का डेफिनेशन नहीं आएगा। वैलिडेटिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट को चेक कीजिएगा वैलिड है कि नहीं है। ऐसे वैलिडेटिंग स्टेटमेंट कोई टॉपिक नहीं है, वो तो बोला गया है कि चेक करना है कि वैलिड है कि नहीं, वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। नंबर 2, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये क्या होता है? तो देखिए, अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को समझे उससे पहले थोड़ा सा वापस से याद करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था, बोला जा रहा था कि ये चीज इक्वल टू जीरो है तब x इक्वल टू जीरो होगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जस्ट पूरा उल्टा कर देता है। उल्टा ये कर देता है, कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या कर देंगे, क्या बोला गया था कि ये जीरो होगा तब x जीरो होना चाहिए। बात समझे? अच्छा, हम मान के चलते हैं कि चलिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x जीरो नहीं है। अगर x जीरो नहीं है, जस्ट उल्टा मान रहे हैं, जस्ट अभी जो हम विपरीत बता रहे थे कि ये जीरो होगा, कब जीरो होगा? जब x जीरो हो। एक बात आप लोग हमको बताइए, इसको हटा देते हैं। देखिए थोड़ा सा हम आपको और समय लेते हैं आप लोगों का कि एक्स क्यूब प्लस 4x बराबर जीरो है, देन तब क्या होना चाहिए था? x बराबर क्या है? जीरो। बात समझे? क्वेश्चन नंबर यही ना था कि यदि x जीरो है तब x, मतलब ये चीज जीरो है तो x जीरो होगा। ठीक, अब हम ऐसा अगर आपसे कह दे, तो इस लॉजिक से आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये जीरो है तब ऐसा होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए आपको कह दे कि चलिए भाई x इक्वल टू क्या है? जीरो है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग कि ये चीज जीरो मतलब x इक्वल टू जीरो? तो इसमें हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि अगर x जीरो है तो पक्का ही इसके पीछे एक्स क्यूब प्लस 4x बराबर जीरो रहा होगा, तभी नहीं x इक्वल टू जीरो है। जैसे इसको हम एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये कह दें कि मान लीजिए कि को हम ऐसे एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। अगर हम आपसे ये कह दें कि जो टेस्ट में 20 में 20 लेकर के आएंगे, जो टेस्ट में 20 में 20 लेकर के आएंगे, उनको हम एक 10 रुपए का पेन देंगे। फिर से सुनिए, जो 20 में 20 लेकर के आएंगे टेस्ट में, उनको हम 10 का एक पेन देंगे। और आप लोग नेक्स्ट डे क्या देख रहे हैं कि किसी एक बच्चे के पास वो पेन है 10 रुपए का, मतलब किसी के पास पेन है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये क्यों हुआ होगा, ये उनको क्यों मिला होगा? क्योंकि वो 20 में 20 लाए होंगे। बात समझिए कैसे कनेक्ट करना है, इसको जरा समझिए कि 20 में 20
जो लाएंगे उनको पेन देंगे, और हम आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डे कि किसी एक बच्चे के पास पेन है, तो क्या कंक्लूजन निकला कि वो 20 में 20 लेकर के आए थे, क्या लेकर के आए होंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास पेन नहीं है, मतलब वो नहीं लाए होंगे, वही बात यहाँ पे भी है कि दिस इज इक्वल टू 0, तब ये x इक्वल टू 0। और अगर हम कहीं डायरेक्ट देख रहे हैं x इक्वल टू 0, मतलब क्या कंक्लूजन निकालेंगे, x इक्वल टू 0 अगर हम देख रहे हैं तो कंक्लूजन ये निकालेंगे कि भाई पक्का ये 0 रहा होगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर ये x इक्वल टू 0 नहीं, हम मान के चलते हैं चलिए x इक्वल टू 0 नहीं है, जस्ट उल्टा मान लिए, और फिर वापस आए, अगर x इक्वल टू 0 नहीं है तो भाई दिस इज नॉट इक्वल टू 0 आने लग रहा हो, कि अगर x इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं तो ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि हम सीधा सीधा नहीं प्रूफ किए, हम बोले कि अगर इसको 0 नहीं लीजिएगा तो ये भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब पक्का है कि ये 0 लेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या हम मान के चलेंगे कि लेट x इज नॉट इक्वल टू 0, लेट हम मान लेते हैं कि चलिए x इक्वल टू 1 है, 2 है, कुछ भी मान सकते हैं कि हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, इसको काउंटर एग्जांपल मेथड भी बोलते हैं, कि हम x जो है नॉन जीरो मान लीजिए, चलिए वो 0 नहीं है, क्या x जो है 0 नहीं है, x कितना है 1 ले लिए हम, देन तब x क्यूब प्लस 4x कितना होगा, x क्यूब मतलब कितना, x की जगह पे 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 कितना होगा, x 1 का क्यूब 1 प्लस 4 इंटू 1 4, फाइनल कितना हो गया 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x क्यूब प्लस 4x जो है वो नॉन जीरो हो गया। मतलब अगर x नॉन जीरो लेते हैं आप तो ये भी नॉन जीरो हो जाएगा। कितना मजेदार हो गया, इसको जरा समझिए कि अगर ये वाला नॉन जीरो लेंगे तो ये भी नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब अगर ये 0 लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो क्या कंक्लूजन निकल के आ गया, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये वैलिड है स्टेटमेंट, है ना। देयरफॉर कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड, द गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड, गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड, ठीक है। हालांकि इतना अलग लेवल वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी 2 ही मेथड्स आप लोग जानिए, जरूरत पड़ेगा तो हम आगे इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड्स को भी हम बता देंगे, ठीक है। फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं। विक्की कह रहे प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आ रहा है, ओहो हाँ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, विक्की बीच में क्लास करेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, है ना। चलिए बाकी बच्चे ये बताइए प्रॉब्लम क्या है समझ नहीं आ रहा। अच्छा अपूर्वा आपको समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट क्या था समझ में आया। मेन आप समझिए डायरेक्ट मेथड से हम लोग चेक करेंगे क्या कि कोई भी स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं, डायरेक्ट मेथड से चेक करेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी जो अगर होता भी है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको और चर्चा कर देंगे, कुछ और क्वेश्चन वगैरह कर देंगे, ठीक है। अब जो इस यूनिट का जो क्लासेस है वो लास्ट में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट से कल से हम नया यूनिट शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा रिफ्रेशमेंट मिलेगा आप लोग को, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रा जो और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड्स वगैरह बता देंगे, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए डायरेक्ट मेथड में किस तरीके से है, और अगर कहेंगे तो कुछ क्वेश्चन और करवा देते हैं हम। ठीक ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और इस टॉपिक से हमको भी लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आर्ट्स वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ्स का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के कम चांसेस है, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशानी हो रही है, कल से नेक्स्ट यूनिट जो है सेकंड यूनिट जो है उसको हम शुरू करेंगे, मिलेंगे फिर हम लोग कल अपने टाइम पर क्लास के।